यस चिल्ड्रेन, तो अब हम देखेंगे C4 प्लांट्स। यहाँ लिख दो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये C4 प्लांट्स का पाथवे हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमने C3 साइकिल पढ़ी थी उसी समय में मैंने आपको बताया भी था कि C4 साइकिल भी होती है जो कि C4 प्लांट्स में होती है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन का 3 कार्बन होते हैं, कंपाउंड होता है, वो C3 प्लांट्स कहलाते हैं। और C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन के 4 कंपाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का एक कंपाउंड होता है C4 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स वो होते हैं जिनमें पहला फर्स्ट प्रोडक्ट जो CO2 फिक्सेशन के बाद बनता है वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड जो कि C4 प्लांट्स में होता है। ओके, और भी इसकी स्पेशलिटी है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं C4 प्लांट्स होते क्या हैं। और भी इनकी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। ये तो एक तो मैंने बता ही दिया कि इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन वाला वो OAA होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। और ये क्या होते हैं, ये डेजर्ट में पाए जाते हैं और हाई टेम्परेचर और ब्राइट लाइट इंटेंसिटी इनके लिए ज़रूरी हो, या ये उस जगह पे पाए जाते हैं। अब जब ये उस जगह पे पाए जाते हैं तो इनमें स्केरिटी ऑफ वाटर तो होगा ही होगा, क्योंकि डेजर्ट में या जो प्लांट्स होते हैं जब ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ ऑलवेज क्या होगा कि इनके स्टोमेटा क्या होंगे, जो लीव्स में एडेप्टेशंस होते हैं रोल्ड होंगी, स्पाइंस लाइक होंगी। और भी एडेप्टेशंस होते हैं कि इनमें जो स्टोमेटा पाए जाएंगे वो लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाएंगे, अपर एपिडर्मिस पे नहीं होंगे किसकी, लीफ की। और इसमें क्या होगा, इसके स्टोमेटा अपने आप को क्लोज रखेंगे जिससे कि जो ट्रांसपिरेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि जो टेम्परेचर है यहाँ का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इनके अगेंस्ट है, किनके, प्लांट्स के। तो ऐसी कंडीशन में ये सब इनके अडेप्टेशंस होंगे। अब C4 प्लांट में और भी कुछ है देखने को मिलेगा, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी भी पाई जाती है जिसको हम क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, KRENZ, क्रेंच एनाटॉमी। इसका मतलब है, क्रेंच का जो मीनिंग होता है वो होता है रैट, WREATH, रैट, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, मीनिंग होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि इसमें क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स। लेकिन C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स तो होते ही हैं और बंडल शीट और होती है, जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, एक मैंने सेल बनाया है, C4 प्लांट्स का सेल बनाया है। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस में, और ये यहाँ पर क्या है, वेस्कुलर बंडल से ये जो नेटवर्क सा दिख रहा है, इट इज़ द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल आप जानते ही हैं, जाइलम और फ्लोएम को जब कंबाइंडली हम बोलते हैं तो हम उसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। ओके, और ये इसके वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ है, ये वाले सेल्स हैं बंडल शीथ, और इनके चारों ओर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रैट लाइक स्ट्रक्चर है, ये मीजोफिल सेल्स है। इसलिए इनको, क्योंकि इनमें मीजोफिल सेल्स एक अरेंज में रिंग लाइक स्ट्रक्चर में लगे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। इन लीव्स में या इन प्लांट्स में ये सब पाई जाती है। ओके, और हमारा जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा हमारी C4 साइकिल में, प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा इन C4 प्लांट्स में वो होगा, क्या होगा, पैप जो होगा, ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 होगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर को हम बोलते हैं फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, फॉस्फोइनोल, और ये है पाइरूवेट। ये पैप जो है हमारा पहला प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 होगा, किसमें, C4 प्लांट्स में। और क्या होगा, बंडल शीट सेल फॉर्म सेवरल लेयर्स। बंडल शीट कौन सी है, ये बंडल शीट है, ये वाली। ये बंडल शीट वेस्कुलर बंडल के चारों ओर कई लेयर बनाती है,
और इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड हियर, इसमें बंडल शीथ सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को किया जा सके, अच्छे से किया जा सके। ओके, और क्या है, बंडल शीथ सेल्स फॉर्म सेवरल लेयर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है, और दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी मैंने बता दिया। और हाँ, वैस्कुलर बंडल के जो चारों ओर के जो सेल्स पाए जाते हैं उनको बंडल शीथ कहते हैं इनको। दीज आर द मेसोफिल सेल्स, दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सो दे आर कॉल्ड द क्रेंच एनाटोमी। इस टाइप की एनाटोमी को हम क्रेंच एनाटोमी कहते हैं। और एक एंजाइम जो इस पैप को क्या करता है, प्राइमरी रिसेप्टर को फिक्स करने के लिए, CO2 को फिक्स करने के लिए जो पैप बनता है उसमें एक एंजाइम और रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेज और पैप कार्बोक्सिलेज। एक एंजाइम वन एंजाइम इज यूज्ड या हेल्प करता है इस पैप को फिक्स करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पैप, इसको हम बोलेंगे पैप कार्बोक्सिलेज, पैप कार्बोक्सिलेज। और क्या कहते हैं इसको, पैप EASE, पैप एस, पैप एस कहिए या केस कहिए, मैंने यहाँ एज ही लिखा है। कार्बोक्सिलेज, ये वाला जो एज है ना, ये यहाँ पर पैप के साथ जुड़ जाएगा। पैप को आप याद रखेंगे, फॉस्फोइनॉल, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को आप याद रखेंगे, उसी के नाम पे, उसी का एंजाइम जो है जो इसको फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, CO2 को फिक्स करने के लिए जो प्राइमरी रिसेप्टर है CO2 का, वो है पैप। ओके, इज इट क्लियर? अब मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को एंजाइम नहीं होते, C3 प्लांट्स में ये होता है। मेसोफिल सेल्स जो हैं ये वाले, इनमें क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम इज नॉट फाउंड। ये जो एंजाइम है यहाँ मेसोफिल सेल्स में C4 प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। और C4 एसिड OAA इज फॉर्म्ड इन मेसोफिल सेल्स। और इस मेसोफिल सेल्स में क्या बनता है, OAA और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। यहाँ पर किस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान या C4 साइकिल के प्रोसेस के दौरान OAA का फॉर्मेशन होता है, किनमें, इन मेसोफिल सेल्स में। ओके, तो ये सब चीज़ें तो हैं ही इतने। और बंडल शीट में C4 एसिड और मैलिक एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम फिर से ट्रांसपोर्ट बैक करें, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताएंगे जो आगे चलते जाएंगे, और इसको हम क्लियर करते हुए चलेंगे कि C4 प्लांट्स में और भी क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इन कंपेरिजन टू C3 प्लांट्स। ओके, और बंडल शीट सेल्स में एंजाइम पाया जाता है रूबिस्को एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, इन बंडल शीट सेल्स में। कौन से बंडल शीट सेल्स हैं, ये वाले सेल्स जो हैं, यहाँ पर एंजाइम मिलता है, रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। मेसोफिल सेल्स में नहीं मिलता, ये मिलता है कहाँ पे, बंडल शीट सेल्स में। राइबुलोज, इसको हम क्या कहते हैं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। लेकिन पैप नहीं होता है, और इस पाथवे के बाद शुगर का फॉर्मेशन होता है C4 साइकिल के बाद। ठीक है, C3 साइकिल के बाद भी हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज बनता है, और C4 साइकिल के बाद में एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो ग्लूकोज ही होगा। ओके, और इस पाथवे के बाद शुगर का फॉर्मेशन, कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू द C3। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि जो कैल्विन साइकिल है, जो कि C3 एंड C4 प्लांट्स दोनों में ही क्या है, पाई जाती है। C4 प्लांट्स में, ये नहीं कि केवल C4 प्लांट्स में C4 साइकिल ही मिलेगी, जी नहीं, C3 और कैल्विन साइकिल भी यहाँ होगी और C4 साइकिल भी यहाँ होगी। यहाँ पर दोनों साइकिल होंगी, क्योंकि आपके देखिए सेल भी तो डबल हो रहे हैं। सेल कौन से डबल हो रहे हैं, एक तो ये बंडल शीट तो है ही, मेसोफिल सेल्स बाहर है, उससे पहले क्या है हमारे पास बंडल शीट के सेल्स हैं,
और हाई क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। अब जब हाई क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, मेसोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीट में भी क्लोरोप्लास्ट है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो अच्छा खासा होगा। और देखिए कितनी ऑड कंडीशन है कि वहाँ पे इनके पास हाई टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इन प्लांट्स से, C4 प्लांट्स के पास, और फिर भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और हाँ, एक करेक्टर और कि जो C3 प्लांट्स है उनमें फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन जब होता है तो इनका जो H2O का क्या होगा, कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगा, वो मीन्स वाटर को वो वेपराइज करेगा, और उनमें पानी की क्या रहेगी, कमी रहेगी, या अपने को मेंटेन जैसे भी करते हैं वो इससे। और हमारे C4 प्लांट्स में क्या होता है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, ये फोटो रेस्पिरेशन करता ही नहीं है। अगर ये फोटो रेस्पिरेशन और कर देगा तब तो एक तो वैसे ही स्केरेटी ऑफ वाटर इज देयर, और इसका क्या हाल होगा। तो ये बात और ध्यान रखिए, ये मेन डिफरेंस और है इसमें। अब हम चलते हैं कि हमारे जो इसमें पहले तो हम देखेंगे कि इसका पाथवे क्या होता है ना, फिर हम इसके डिफरेंस C3 और C4 प्लांट्स के डिफरेंस पे आए। ये चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ पर C4 प्लांट्स में किस तरीके से हमारी क्या होगा, फिक्सेशन होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा, रीजनरेशन होगा, ये तीनों प्रोसेस जो हमने C3 प्लांट्स में पढ़े थे C4 प्लांट में किस तरीके से होंगे, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। C4 प्लांट्स में देखिए क्लोरोफिल जब मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट दोनों में होता है तो दोनों में ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। एक चीज़ और कि यहाँ पे एक वर्ड मैंने यहाँ पे रेड से लिखा है, प्लाज्मोडेस्माटा। इसका मतलब होता है कि जब दो सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो दोनों सेल्स में प्रोसेस एक साथ ही चलेगा, और जो कमी एक सेल में है वो दूसरे सेल में उस कमी को पूरा किया जाएगा, या उसके पास ज़्यादा है दूसरे सेल के पास तो वो अपनी जो ज़्यादा चीज़ है वो उसको पहले सेल को दे देगा, और जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। इस तरीके से होगा। ये होता कहाँ पर है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट में होता है, जो कि C4 प्लांट्स में पाए जाते हैं। डबल फोटोसिंथेसिस होता है। अब एक चीज़ और कि जो हमारा CO2 जो मिला, किसको मिला, ये फिक्सेशन हुआ CO2 की एटमॉस्फेरिक क्या है, एटमॉस्फेयर से CO2 को किसने किया, रिसीव किया या फिक्स किया गया, तो हमें मिला पैप। वही पैप तो मैंने बताया था, पहला जो फिक्स करेगा CO2 का जो एक्सेप्टर है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। इसको हम क्या कहते हैं, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, ओके। तो ये फॉस्फोइनोल जो है हमारा, इसमें जो एंजाइम जैसा मैंने बताया था PEP एज, ये एंजाइम हेल्प करेगा। वहाँ पे C3 प्लांट्स हमने देखा था कि CO2 को जब फिक्सेशन हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने वाला रूबिस्को था, रूबिस्को RUBP था, और उसका जो एंजाइम था जो हेल्प करा रहा था वो था रूबिस्को एंजाइम, CO2 को फिक्स करा रहा था C3 प्लांट में। यहाँ पे हम देखते हैं C4 प्लांट पे कि जो पहला एक्सेप्टर है कार्बन का, कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है वो पैप नाम का एक कंपाउंड कर रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये, ओके। तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। तो ये पैप एस करके एक एंजाइम है जो कि इसकी हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, इसको फिक्स करने के लिए पैप की हेल्प कर रहा है, और ये कन्वर्ट करा देगा इसको, किसमें करा देगा, पैप कार्बोक्सिलेज। इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम को PEP पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम बोलते हैं, या एस कह दीजिए, पैप एस। और ये कन्वर्ट करा देगा OAA में। ये है 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, और ये OAA में जब कन्वर्ट करा रहा है, ये हमें मालूम है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, तभी तो ये प्लांट्स C4 प्लांट्स कहते हैं हम इनको। ये OAA है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसको हम ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। OAA का मतलब है ऑक्जेलो एसिटिक
एसिड। ओके, तो ऑक्जिलेट भी कहते हैं हम, क्योंकि एसिटिक एसिड को हम एसीटेट भी कहते हैं। इसी तरीके से हम ऑक्जिलो एसिटिक एसिड को ऑक्जिलेट भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, तो ये चार, देखिए 3 कंपाउंड का ये है, 3 कार्बन का कंपाउंड है पैप। 1 कार्बन इसे मिली कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। उसने उसको फिक्स कराया और 4 कार्बन का कंपाउंड बना लिया ऑक्जिलो एसिटिक एसिड करके। अब बताइए कि ये इधर 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब ये ऑक्जिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है। अब ये क्या करेगा कि इसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी आगे की साइकिल में जाने के लिए और मैलिक एसिड बनाने के लिए। ओके, अब ये ऑक्जिलो एसिटिक एसिड है, अब ये बनाएगा मैलिक एसिड, लेकिन इसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा कि जो NADPH है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोडक्ट बना था, उसको तोड़ेगा और यह रिड्यूस करेगा और NADP में बदल देगा और उसकी जो एनर्जी मिलेगी इसको, उससे बनाएगा मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड जो होगा, इसका काम बस मीजोफिल सेल्स में बस इतना काम है। अब ये जो एसिड है मैलिक एसिड, ये ट्रांसफ़र होके हमारे पास आ जाएगा बंडल शीट के सेल्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अभी कंप्लीट यहाँ हुआ ही नहीं है। क्यों? अब ये मैलिक एसिड जो है यहाँ पर जब आ जाएगा, कहाँ से आया? ये मीजोफिल सेल से। अब ये यहाँ पर आकर एक CO2 को रिलीज़ करेगा, क्योंकि ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। और तो क्या करेगा ये? डी कार्बोक्सिलेशन करेगा और CO2 को रिलीज़ करेगा। इसको हम CO2 को रिलीज़ करने को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये इसको क्या करेगा कि CO2 को रिलीज़ करेगा, जिससे कि बंडल शीट में जो CO2 की कंसंट्रेशन कम हो रही थी उसको बढ़ा देगा। अब देखिए, जब ये CO2 की कंसंट्रेशन डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होगा कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है मीजोफिल सेल्स में वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जब इंक्रीज हो जाएगी CO2 की कंसंट्रेशन, तो क्या होगा कि यहाँ पे कौन सी साइकिल शुरू हो जाएगी? C3 साइकिल शुरू हो जाएगी। हमने जैसे पढ़ा था C3 साइकिल में क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, जब ज़्यादा होता है तो C3 साइकिल हेड होने लगी कहाँ पे? बंडल शीट में। ओके, ये यहाँ पे केल्विन साइकिल या C3 साइकिल शुरुआत हो जाएगी इसकी होनी। अब इसके बाद ये मैलिक एसिड फिर से क्या होगा, CO2 को जब 1 कार्बन इसने निकाल लिया CO2 के रूप में, तो फिर क्या होगा, ये फिर पायरुविक एसिड बनेगा। जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होगा या एसिड होगा, 3 कार्बन इसमें होंगे। ओके, अब इसमें क्या करेंगे कि ये 3 कार्बन का जो कंपाउंड होगा, इसके बाद ये क्या करेगा, फिर से जाएगा कहाँ पे? रीजेनरेशन के लिए, पैप के रीजेनरेशन के लिए फिर से जाएगा कहाँ पे? बंडल शीट से पायरुविक एसिड फिर जाएगा कहाँ पे? मीजोफिल सेल्स में। क्यों? क्योंकि अब उसे फिर से पैप बनाना और ये साइकिल फिर से बराबर चलती रहेगी। अब ये पायरुविक एसिड जब इसमें जाएगा, इसमें मीजोफिल सेल्स में बंडल शीट से, तो इसको फिर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। भाई एक चीज़ दूसरी जगह जाएगी, कुछ चलने फिरने में एनर्जी तो खर्च होती है ना। तो ये क्या करेगा कि ATP जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना हुआ था उसको क्या तोड़ेगा और ADP में कन्वर्ट करा देगा। एक फॉस्फेट का ग्रुप इसमें से रिलीज होगा। आपको मालूम है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट है। यहाँ पे फॉस्फेट के 3 ग्रुप हैं और 3 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो एक फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल निकलेगा वो फिर किससे जुड़ जाएगा? हमारे पैप से ही जुड़ जाएगा और पैप बना देगा मीजोफिल सेल्स में। इस तरीके से ये साइकिल C4 प्लांट्स में चलती रहेगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा मैंने बता ही दिया क्या होता है। और ये केल्विन साइकिल या बंडल शीट में होगी, मीजोफिल सेल्स होंगे। मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस दोनों में होगा। ओके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दोनों में होगा। पहले पैप बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर OAA बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा। मैलिक एसिड मीजोफिल बंडल शीट से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा,
फिर पायरुविक एसिड से फिर से आएगा बेसोफिल सेल्स में और एक एटीपी को तोड़ के एडीपी बनाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा जिससे कि वो फॉस्फेट इस पायरुविक एसिड के साथ जुड़ जाएगी। कहाँ पे? मेसोफिल सेल्स में, और पैप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना देगा। इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल। ये हमारी C4 साइकिल है और कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और कि जैसा 4C प्रोडक्ट तो यहाँ पे बन गया और CO2 का कंसंट्रेशन हमें बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ पर अगर बंडल शीट में CO2 का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, जो कि अभी तक कमी चल रही है हमारी, तो हमें केल्विन साइकिल हमारी रन नहीं कर पाएगी। ओके, और मैलिक एसिड का बंडल शीट में क्या होता है कि मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और रूबिस्को एंजाइम को CO2 की प्रेजेंट मिल जाएगी, अब एक केल्विन साइकिल को रन करेगा। देखिए बंडल शीट में कौन सी है, ये रूबिस्को एंजाइम C3 साइकिल को जो रन करेंगे वो ये रूबिस्को एंजाइम हेल्प करेगा इसको रन करने में। ओके, कोई एक एंजाइम ऐसा होता है जो कि इस साइकिल को क्या करेगा, ज़्यादा क्या कर देता है, प्रेजेंस में इसकी साइकिल हमारी होने लगती है, जो कि बंडल शीट में पाया जाता है। अब रूबिस्को एंजाइम को CO2 की प्रेजेंट मिल जाएगी, अभी केल्विन साइकिल रन करेगा फॉस्फो, और यहाँ फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो C4 प्लांट्स में नो फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा? देखिए वैसे ही ये लोग कहाँ पर होते हैं, ये प्लांट्स ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। अगर रेस्पिरेशन भी और होने लगेगा तो पानी की कमी वैसे ही है, स्कैरिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो ऑलवेज देयर। तो अगर ये रेस्पिरेशन और हो गया तो जो प्लांट्स जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो नो फोटो रेस्पिरेशन